हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। आज हम इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारे टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हमारी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो फंडामेंटल राइट्स ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स आपके फिंगर पर होने चाहिए जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और फंडामेंटल राइट्स तो जो हमारे आम नागरिक हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जानने, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ही हमारे हक और अधिकार है ना, जो हमें गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए देखा जाए तो आम नागरिकों के लिए भी जो है फंडामेंटल राइट्स को, यानी हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए देखिए और विश्वास रखिए कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे और सभी फंडामेंटल राइट्स आपके फिंगर पर हो जाएंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है और आपके सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स जो है ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, हर एक चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, मैं डिटेल में डिस्कस करने वाले हूँ हर एक चीज़ को। आप जो है बस बने रहिए शुरू से लास्ट तक। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे दूं कि फंडामेंटल राइट्स को कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर लिखे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, और कौन कौन से आर्टिकल्स इसके साथ डील करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट है? टोटल 22 पार्ट हैं और 22 में से जो है जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया हुआ है। ठीक है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, और आपको ऑप्शन दे देंगे पार्ट थर्ड, फोर्थ, पार्ट 9, पार्ट 10। तो आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा कि पार्ट जो हमारा थर्ड है वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इट। यानी कि आज जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, वो 12 से कौन सा 35, यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से जो 35 तक के जितने भी आर्टिकल हैं सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स वर बोरो फ्रॉम यूएसए। देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेरिका से लिए हुए हैं, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से बोरो किया गया है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का सोर्स क्या है, तो यूएस से है। देखिए, उसके बाद में वो तो बता दूं कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 कौन कौन से हैं? एक तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और फाइनल वन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक तरीके से जो है फादर है सारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एक फादर है। फादर क्यों है? क्योंकि ये रक्षा करता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं उससे हमारी रक्षा करता है ये आर्टिकल नंबर। और इससे आर्टिकल नंबर 32 आता है जो रेमेडीज़ है, ये मैं सभी बताऊंगा आपको, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक हमारा राइट टू इक्वलिटी आता है। ठीक है, इस तरीके से सभी को जो है अलग अलग आर्टिकल्स इसके अंदर बांटे हुए हैं और टोटल 12 से 35 तक के आर्टिकल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। देखिए, जो राइट टू इक्वलिटी है इसमें बताया गया है कि हमारे भारत में सभी नागरिक एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के सभी नागरिक, चाहे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। जैसा राइट टू फ्रीडम में बताया गया है कि सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, किसी के कोई भी बंदिश में नहीं रखा गया, सबको स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी के साथ कोई भी शोषण नहीं होगा, उससे रिलेटेड जो है इस फंडामेंटल राइट्स में बात करी है। और इस फंडामेंटल राइट्स में जिक्र किया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है किस उसमें, कि धर्म के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब कि ये एक्चुअली कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है मेनली माइनॉरिटीज़ के लिए है। मेनली क्या है ये माइनॉरिटीज़ के लिए, मतलब कि माइनॉरिटीज़ के जो कल्चरल है, उनके शैक्षणिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करता है ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब हम डिटेल से वन बाई वन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम राइट टू इक्वलिटी। देखिए, राइट टू इक्वलिटी का मतलब है समानता का अधिकार। ये कहाँ है? ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम एक एक आर्टिकल जो है 14, 15, 17, 18, ठीक है, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्टिकल नंबर 14 में दिया हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ से आप क्या समझते हो? इक्वलिटी बिफोर लॉ बताता है कि कानून के सामने सब एक जैसे हैं। देखिए, अगर मैंने बाइक पर बिना हेलमेट के रूल तोड़ा है तो मेरे लिए उसकी जो सज़ा होगी वही सज़ा सेम तुम्हारे लिए होगी। सभी नागरिक एक जैसे हैं, किसी के लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं है। ठीक है, कानून की नज़रों में सभी एक समान है, ये आर्टिकल नंबर 14 बताता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। देखिए, आर्टिकल नंबर 15 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि
धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होगा ऑन ग्राउंड ऑफ, किस, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धर्म के आधार पर, जैसे हिंदू मुस्लिम वगैरह पे। उसके बाद रेस, रेस का मतलब क्या समझते हो? रेस का मतलब है कि कोई काला है कोई गोरा है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कास्ट, कास्ट का मतलब जाति, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद है सेक्स, मतलब मेल फीमेल, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है जैसे मेरा जन्म यहाँ यूपी में हुआ है, कोई मैं दिल्ली में जाता हूँ तो दिल्ली में कोई मेरे को ये नहीं कहेगा यार तू यूपी का है, जो है इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता मेरे से। कोई नागालैंड से आके बस गया, नागालैंड से आके जो है दिल्ली में आ गया, तो दिल्ली वाले से कोई भेदभाव नहीं कर सकते यार तो नागालैंड गया तेरे साथ, मतलब इस तरीके का भेदभाव कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई कहीं पे भी जन्म हुआ है किसी का, उसके आधार पर किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल नंबर 15 इस चीज़ से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 16। देखिए आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सार्वजनिक रोजगार में अवसर में समानता। देखिए ये इसको आप ऐसे समझिए, जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकली है, तो उन वैकेंसी को ऐसे नहीं भरा जाएगा कि डिपार्टमेंट का जो हेड है उसका उसके रिश्तेदार को डायरेक्टर रख लिया, ठीक है, औरों के लिए एग्जाम वगैरह ले लिया, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट निकलता है तो उसको बायकायदा जो है एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, उसका एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा और फिर उसकी भर्ती होगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर से ऊपर किसी की भर्ती को पूरा कर ले जाए। ये आर्टिकल नंबर 16 में है। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये अनटचेबिलिटी को रोकता है। कौन? आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, और एसएससी का ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। ये मैंने मतलब एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में, सीएचएसएल हो सीपीओ हो, सभी में जो है ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका आर्टिकल बताओ। तो आर्टिकल नंबर 17 ये आपके जो है फिंगर पे याद होना चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 18। देखिए आर्टिकल नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 18 में लिखा हुआ है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब जितने भी टाइटल हैं, देखो आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री में टाइटल ऐसे ही दे देते थे, किसी को राजा का टाइटल दे दिया, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दे दिया था, ठीक है, और किसी को जैसे कि जैसा आप मान सकते हो किसी को जो है बादशाह का टाइटल दे दिया, ऐसे होता रहता था पहले। तो क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें एक चीज़ ये भी डाली गई कि किसी का कोई भी टाइटल नहीं होगा, सभी टाइटल्स को जो है सभी एक जैसे हैं, सभी को टाइटल्स जो है खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखने की है कि आर्टिकल नंबर 18 एबोलिश ऑल द टाइटल स्टेट कन्फर टाइटल एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन ऑफ नॉन सिटीजन, कोई सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है सबके लिए। हाउ एवर मिलिट्री एंड एकेडमिक, देखिए मिलिट्री और एकेडमिक इन दोनों को छोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि एकेडमिक सेशन जैसे कोई डॉक्टर है इंजीनियर है तो उनको उन्होंने उनको उन्हें लगा सकते हैं, ठीक है, उनके लिए टाइटल मान्य होगा। और जैसे मिलिट्री, मिलिट्री में एडमिरल होते हैं ना, इस तरीके से मिलिट्री और जितने भी एकेडमिक है उनको छोड़कर बाकी सभी की सभी टाइटल्स को जो है समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं, अगला हमारा है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, 9, 20, 21 और 22, ये चार आर्टिकल किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की। आर्टिकल नंबर 19 में दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम, क्या दिया है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम गारंटी टू द सिटीजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। देखिए जो आर्टिकल नंबर हमारा 19 है वो हमें बेसिकली 6 स्वतंत्रता मतलब 6 तरह की हमें जो है वो देता है फ्रीडम, 6 तरह की फ्रीडम देता है। कौन कौन सी फ्रीडम देता है? जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, मतलब कि इसका मतलब आप ऐसे समझो कि हम अपनी बात रखने के लिए आज़ादी है हमें, हम नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात कहीं पे भी रख सकते हैं, इस बात की हमें पूरी पूरी आज़ादी आर्टिकल 19 में दी हुई है। उसके बाद है असेंबली। देखिए असेंबली को आप कैसे समझोगे? असेंबली से आप ये समझिए, अगर आपने जो है किसी भी मैटर पर कहीं पे भी मीटिंग रखनी है, लोगों से बात करनी है, तो आप जो है असेंबली बना सकते हो, कहीं पे भी सभा बुला के जो है मीटिंग रख सकते हो किसी भी बात के लिए, लेकिन वही बात है कि नॉन वायलेंस तरीके से। उसके बाद है टू फॉर्म एसोसिएशन। टू फॉर्म एसोसिएशन से मतलब है कि आप अपनी कोई भी यूनियन पार्टी बना सकते हो, जैसे कि आम आदमी पार्टी बनाई थी केजरीवाल जी ने 2012 में, इस तरीके से जो है इसमें हमें दिखा दिया है आप कोई भी अपनी यूनियन कोई भी पार्टी वगैरह बना सकते हो। अगला है मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट से आप क्या समझते हो? मूवमेंट्स का मतलब है आप देश में कहीं पर भी किसी भी राज्य में कैसे भी जा सकते हो, आ सकते हो, किसी भी जगह पर जा सकते हो, आपको मूवमेंट की पूरी पूरी आज़ादी है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कहूँ कि आप बोलने लगे कि मेरे को तो जेल के अंदर जाके देखना है कि इस कैदी के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे नहीं, और कहीं पे रिस्ट्रिक्शन एरिया है, जैसे आर्मी ने रिस्ट्रिक्ट एरिया है, आपको बोला है कि मुझे तो वहाँ जाना नहीं है कि मेरे तो फंडामेंटल राइट्स है। नहीं, एक्चुअली जहाँ पर आपको जो है मूवमेंट का एक्सेस दिया है वहाँ पर आप जो है कहीं पर भी मूव कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद है टू रिसाइड एंड सेटल। रिसाइड एंड सेटल का मतलब है आप कहीं पर भी निवास कर सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, इस बात की आपकी पूरी पूरी आज़ादी है। उसके बाद प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। आप भारत में कहीं पर भी कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, आपकी पूरी पूरी आज़ादी है। तो ये टोटल सिक्स राइट्स हमें कौन देता है? ये देता है हमारा आर्टिकल नंबर 19 में। और आर्टिकल नंबर 19 में 6 के 6 आपके याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे? स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेसिडेंस और प्रोफेशन। आप इस तरीके से एक एक वर्ड में याद करिए, आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 20। देखिए आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20 जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। देखिए इस बात को आप कैसे समझोगे? जैसे मतलब कि जो है जुडिशरी में दिया गया है कि इस अपराध के लिए जो है मौत की सजा है, इस अपराध के लिए जो है फांसी है। ठीक है, इस अपराध के लिए फांसी होगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट ने तो उसको फांसी दे दी, उसके बाद क्या हुआ कि वो जेल में आया और बोला कि इसको तो सुबह शाम दो चार लट लगाओ और एक हफ्ते में छोड़ दो, फांसी की सजा छोड़ो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें जो है जिस अपराध के लिए जो सजा है उसको वही सजा मिलेगी। आप उसको जो है मनमानी, कोई भी व्यक्ति मनमानी सजा या फिर ज़्यादा या कम सजा नहीं ले सकता। जिसके लिए जो सजा निर्धारित है उस अपराध के लिए वही सजा दी जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 20 के तहत। आर्टिकल नंबर 21 क्या है? आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ है, मतलब कि हमें जीने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार प्रोवाइड करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 में बहुत सारी चीज़ आती हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू प्राइवेसी भी आता है, मतलब कि हमें अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखने का अधिकार है। कोई हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर कोई हमारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करता है तो वो हमारी फंडामेंटल राइट्स को हमारे से वॉयलेट करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे छीन सकते हैं। हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे और एक होता है राइट टू लीव, मतलब जीने का अधिकार, जो तो मैंने आपको बता दिया, राइट टू लाइफ। एक है राइट टू हेल्थ, मतलब कि हमें स्वस्थ रहने का भी अधिकार है। कोई हमें जो है कुछ ऐसा कर रहा है हमारे साथ जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो उसका मतलब वो हमारा फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, उसके खिलाफ भी हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे हमें अधिकार दिए हुए हैं आर्टिकल नंबर 21 में। ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी आर्टिकल नंबर 21 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21 हमें जो है बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 21A। देखिए आर्टिकल नंबर 21A, आप जहाँ पर भी ABCD ऐसे देखते हो, इसका मतलब है कि ये हमारे जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। जब मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए हुए हैं। अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया हुआ है, उसके तहत ऐड किए हुए हैं, कोई कानून बनाया हुआ है उसके तहत ऐड किए हुए हैं। तो वही आर्टिकल नंबर 21 जो है ऐड किया गया है हमारे 86 अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा हुआ था? 86 अमेंडमेंट हुआ था। और कब हुआ था 86 अमेंडमेंट? ये हुआ था 2002 में। ठीक है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल नंबर 21A कौन से अमेंडमेंट के थ्रू और कौन से साल में ऐड किया हुआ था। तो आप याद रखो 86 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। उसके तहत हमारा फंडामेंटल राइट ऐड हुआ था। कौन सा? ये जो है आर्टिकल नंबर 21A। देखिए आर्टिकल नंबर 20A में लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर इन सच ए मैनर एज स्टेट में बाई लॉ एंड डिटरमाइन। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट में जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल के, सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है, वो भी फ्री। मतलब कि स्टेट उनको फ्री जो है एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं सभी को। ठीक है, ये उन बच्चों का फंडामेंटल राइट है कि वो शिक्षा पाएँ, शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर किसी राज्य में उनको शिक्षा ऐसे नहीं दी जाती है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं कि हम हमसे जो है हमारा शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आर्टिकल नंबर 21A है, ये एक्चुअली जो हमारा डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये जो है हमारा पार्ट 4 है ये डीपीएसपी। और ये इसमें जो है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक दिए हुए हैं। कहाँ तक दिए हुए हैं? 36 से 51। इसमें जो आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था सन 2002 से पहले कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा जो है देनी चाहिए राज्य को। क्या हुआ था कि वहाँ से उठाकर ये आर्टिकल नंबर 21A में डाल दिया गया था और फिर वो खाली रह गया। आर्टिकल नंबर 45 से जब 21 में ले आए तो वो खाली रह गया। तो वहाँ पे फिर ऐड कर दिया गया था, वहाँ से वो चीज़ हटा के लिख दिया गया था कि जो 6 साल से कम के बच्चे होंगे, कितने साल से कम? जो 6 साल से कम के बच्चे होंगे उनको शिक्षा देने का अधिकार होना चाहिए, उनको शिक्षा लेने का अधिकार होना चाहिए। ये आ गया था इसकी जगह। ठीक है, क्योंकि 6 से ऊपर के तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स में आ गए, तो वहाँ पे लिख दिया गया था कि 6 से कम वालों को।
अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22। देखिए आर्टिकल नंबर 22 में लिखा हुआ है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए विवादास्पद गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा के उपाय। मतलब अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो उसके भी कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स होंगे, तो उससे रिलेटेड है। जैसे आप किसी को गिरफ्तार करते हो, तो मतलब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, हमें गिरफ्तार करती है, तो हमें ये जानने का अधिकार है कि वो हमें क्यों गिरफ्तार कर रही है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कारण जानने का अधिकार है। दूसरी बात, हमें अपने बचाव के लिए कोई भी वकील करने का अधिकार है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि इस आर्टिकल के तहत जो है पुलिस में जो है जिन्होंने हमें अरेस्ट किया है, उनको 24 घंटे के अंदर 24 आवर के अंदर अंदर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में पेश करना होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार। इसमें आर्टिकल नंबर 23 से कहाँ तक दिया हुआ है, 24 तक। ठीक है, 20 से 24 मतलब दो ही आर्टिकल्स के अंदर आते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। देखिए फोर्स लेबर, इस बात से आप समझते हो, आप किसी को जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई महिलाएं दिखे, बच्चे दिखे, भिखारी दिखे, या फिर कोई भी लोग हैं, किसी को आपने जो है कहा कि चल मेरे खेत में काम कर, मैं तेरे को पैसा दूंगा, और उसकी मर्जी नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती काम पे नहीं लगा सकते हो। फोर्स लेबरिंग एबोलिश की गई है, प्रोविशन किया गया है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 23 में। तो ठीक है, अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हो तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हो और आपके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 24। देखिए आर्टिकल नंबर 24 में है कि कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। मतलब कि आप 14 साल से कम के बच्चों से काम नहीं करा सकते। 14 साल से कम के बच्चों पे आप किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट कर रहे हो, और इसके खिलाफ जो है ऐसा करने पर आपके खिलाफ कोई भी केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 20 से 25 से सॉरी आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक दिया हुआ है। ठीक है, 25 में क्या दिया हुआ है, मैं एक एक लाइन में आपको बता दूं कि 25 में जो है आपको दिया हुआ है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। आपको जो है आपको हक है कि आप जो सा आप जो है, जहाँ आप मुस्लिम को पसंद करते हो तो आप मुस्लिम धर्म को, जैसे आप हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में जाना चाहते हो तो आप मुस्लिम धर्म में जा सकते हो। आप मुस्लिम धर्म में हो, हिंदू में आना चाहते हो, हिंदू में आ सकते हो, सिख में जा सकते हो। आपको किसी भी धर्म में जाने का अधिकार है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 25 के तहत है। आर्टिकल नंबर 26 कहता है, आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब कि आप कोई भी रिलीजियस अफेयर कराना चाहते हो, ठीक है, आप करा सकते हो। जैसे बाबा जी का प्रवचन कराना है, तो आर्टिकल नंबर 26 के तहत आप नॉन वायलेंस तरीके से बाबा जी के प्रवचन को करा सकते हो। कोई भी रिलीजियस अफेयर्स एक्टिविटीज़ आप जो है करा सकते हो, कंडक्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 26 के तहत आपको हक है, आपका अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 27। देखिए आर्टिकल नंबर 27 में दिया हुआ है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट टैक्स, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए आप धार्मिक कार्य में कोई भी पैसा खर्च करते हो, कोई भी पैसा लगाते हो, तो आपको उसमें जो है टैक्स में छूट मिलेगी। मतलब कि आप किसी भी धार्मिक मामले में, प्रचार में जो है डोनेट करते हो पैसा, तो आपको उस पैसे पर टैक्स की जो है छूट मिलेगी। मतलब उस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो पैसा टैक्स फ्री होगा। ये आर्टिकल नंबर 27 के तहत है। आर्टिकल नंबर 28 में क्या है, आर्टिकल नंबर 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है धार्मिक पूजा को आप करा सकते हो, आपको ये अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट्स है आपका। ये आर्टिकल नंबर 28 में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसमें जो है दो आर्टिकल आते हैं, 29 और 30। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। ठीक है, ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स, मतलब कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये किसके हितों की रक्षा के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए है। ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। मतलब कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके हमने जो है उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को हमने जो है उनसे छीन लिया है। तो उनके हितों की रक्षा के लिए आर्टिकल नंबर 29 तो ये उनको फंडामेंटल राइट्स देता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 के बाद आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 30 में दिया हुआ है कि राइट
ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि शिक्षण संस्थान यदि अल्पसंख्यक अपना चाहे कि कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हो, जैसे कि मदरसे वगैरह खुल जाते हैं, तो ये सब आर्टिकल नंबर 30 के तहत है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31 की। देखिए आर्टिकल नंबर 31 में है शिक्षा का अधिकार, सॉरी शिक्षा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। देखिए आर्टिकल नंबर जो 31 है इसको हटा दिया गया था। ये क्यों हटा दिया गया था, कैसे हटा दिया गया था, इसके बारे में आप जो है मैं आपको डिटेल में आगे बता दूंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में बता दूंगा। एक्चुअली इसका जो है ना लोग बाग गलत फ़ायदा उठाने लगे थे, राइट टू प्रॉपर्टी के का जो है गलत फ़ायदा उठाने लगे थे कि जैसे कहीं मतलब कहीं पे हाईवे बनना है, ठीक है, और हाईवे बनने में किसी की संपत्ति आ गई बीच में, ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी के तहत उसका फंडामेंटल राइट्स था, तो वो बंदा उस प्रॉपर्टी को चाहे छोड़े चाहे ना छोड़े, ठीक है, तो उस कंडीशन में सरकार के सिर दर्द कर देता था वो। अब उस प्रॉपर्टी को ये कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा नहीं सरकार को, तो सरकार का तो प्रोजेक्ट चल रहा है, सरकार तो सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है काम, तो उस कंडीशन में सरकार को प्रॉब्लम आती थी, तो तभी ये जो है फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था, क्योंकि इसका गलत फायदा उठाने लगे थे लोग बाग, ठीक है। ये हमारा जो है आर्टिकल नंबर 31 है। इसको 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसके तहत इसको हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडी जो है आर्टिकल नंबर 32। देखिए आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज को जो है हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं बाबा साहब, उन्होंने इसको जो है संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। वो इसीलिए बोला था क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, मतलब कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम इसी आर्टिकल के तहत हम जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट फिर जो फैसला लेगा वो ये देखो ये 5 रीट हैं, इन 5 रीट को जारी करके फैसला लेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको पांचों रीट के बारे में एक एक करके अब डिस्कस करूंगा कि पांचों रीट को आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रीट कैसे कैसे जारी होती है, किस कंडीशन में जो है कौन सी रीट जारी कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूं कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हाई कोर्ट भी रीट जारी कर सकता है, ठीक है। दोनों के आर्टिकल आपके याद होने चाहिए। 226 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 है उसके तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो हम सुप्रीम कोर्ट में तो तभी जा सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा हो, लेकिन हाई कोर्ट में हम जो है चाहे हमारा जो है लीगल राइट्स हो चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, दोनों ही कंडीशन में हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये 5 रीट हैं। सबसे पहली रीट है हैबियस कॉर्पस। देखिए हैबियस कॉर्पस का मीनिंग मैं आपको बताऊं तो हैबियस कॉर्पस का सही मायनों में मीनिंग होता है ब्रिंग द बॉडी, मतलब कि बॉडी को लाओ, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बाई चांस ऐसा हुआ कि किसी को रिमांड में ले लिया, ठीक है, और उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया, और घर वाले चाहते हैं कि उसको देखना कि हमारा जो है शख्स है कहाँ वो, ठीक है, उसको देखना चाहते हैं, तो जो उसके घर वाले हैं वो कोर्ट से जो है इस बारे में गुहार कर सकते हैं कि हम देखना चाहते हैं, और कोर्ट फिर जो है ये रिट जारी करता है हैबियस कॉर्पस। कौन सी रिट जारी करता है? हैबियस कॉर्पस, जिसके तहत जो है पुलिस को 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है उस बंदे को कोर्ट के सामने पेश करना होगा, ठीक है। अगला है मैंडेमस। देखिए मैंडेमस का मीनिंग होता है टू डू योर ड्यूटी, मतलब आप अपनी ड्यूटी करो। देखिए जब कोई भी अधिकारी जो है अपना कार्य नहीं करता है, ठीक है, अपना काम नहीं करता है, जो उसका काम दिया हुआ है, कोई भी सरकारी अधिकारी है वो काम को नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं, और कोर्ट फिर मैंडेमस जारी करता है, और मैंडेमस जारी करके उसको कहता है कि आप कृपया अपना काम करिए, ठीक है। मैंडेमस जारी करता है, अगर कोई काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ मैंडेमस जारी हो सकता है, ठीक है। और मैंडेमस जो है राष्ट्रपति है और हमारे जो गवर्नर है उनके खिलाफ जारी नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है सैनिटरी। देखिए सैनिटरी का अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो सैनिटरी का डायरेक्ट मीनिंग होता है प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट। देखिए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल ये है जैसे उच्चतम न्यायालय और एक अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ मतलब नीचा, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी वाद के बारे में, किसी भी वाद या विवाद के बारे में जो है जो अधीनस्थ मतलब नीचे के न्यायालय में चल रहा है उसकी समीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट्स को मांग सकता है, ठीक है, डिमांड कर सकता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है, और डिमांड करेगा तो उसके लिए वो जो है सैनिटरी रीट जारी करेगा अधीनस्थ कोर्ट के लिए कि मुझे जिस पे आपके यहाँ विवाद चल रहा है मुझे उसके सर्टिफिकेट दिखाइए, मुझे उसकी समीक्षा करनी है, मुझे उसके कागज वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन से आप डायरेक्ट समझ रहे हो निषेध, मतलब कि मना करना,
ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे लोअर जुडिशरी है, ठीक है, कोई भी लोअर जुडिशरी जो है अपने जो उसका कर्तव्य है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, उससे बाहर जाके कोई भी फैसला लेता है, उससे बाहर जाके कोई भी काम करता है, तो अपर जुडिशरी जो है उसके खिलाफ रिट जारी कर सकती है, मतलब उसको रिट जारी करके बोल सकती है कि कृपया आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए। इसे लोअर जुडिशरी को अपर जुडिशरी जो है रिट जारी कर सकती है कि क्या आप कृपया आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहें, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई भी कार्य ना करें। लास्ट है क्यूटो वारंटो। देखिए क्यूटो वारंटो क्या होता है कि जैसे कोई भी किसी पोजीशन पर बैठा है अधिकारी, कोई भी अधिकारी किसी पोजीशन पर बैठा है और वो उसके योग्य नहीं है, तो कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है कि आप जल्द से जल्द इस कुर्सी को, इस जगह को छोड़ दीजिए क्योंकि आप इसके योग्य नहीं है। ठीक है, ये हमारी 5 की 5 रीट होगी। आशा करता हूँ आपको 5 की 5 रीट अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये अपने आप में फंडामेंटल राइट से एक अलग से टॉपिक है बड़े वाला, कि पाँचों रीट के बारे में। ठीक है, लेकिन मैंने इसी में कवर करा दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 33। देखिए आर्टिकल नंबर 33 क्या है कि पार्लियामेंट स्पेशल पावर टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को जो है जितने भी आर्म फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को उनसे छीना जा सकता है आर्टिकल नंबर 33 के तहत। ठीक है, जितने भी आर्म फोर्स हैं सबके फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल नंबर 33 के तहत छीना जा सकता है। उसकी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आतंकवादी है तो आतंकवादी के खिलाफ तो जो है आर्म फोर्स में तो फिर वहाँ पे आतंकवादियों से होगी ना, और किसी आतंकवादी के खिलाफ अगर फिर कुछ काम करने लगे तो फंडामेंटल राइट्स बीच में आएंगे। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, सभी फंडामेंटल राइट्स को जो है जब आर्म फोर्स की बात आती है तो सभी फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है। बात करते हैं अगले की, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों की स्थिति। ठीक है, पोजिशन ड्यूरिंग फंडामेंटल सॉरी पोजिशन फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शल लॉ, मतलब कि मार्शल लॉ मतलब आप ये समझिए इमरजेंसी से, इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स की क्या कंडीशन होती है वो आर्टिकल नंबर 34 में दिया गया है। देखिए जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इमरजेंसी के दौरान हमारे से सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है, केवल 2 आर्टिकल को छोड़ के, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 आर्टिकल हैं जिनको जिनके अलावा सभी हमारे जो है एबोलिश हो जाते हैं, सभी को वो इमरजेंसी के दौरान सभी फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाता है। वो है आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। आर्टिकल नंबर 20 और 21 2 आर्टिकल हैं जिनको ड्यूरिंग इमरजेंसी भी जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी भी हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल नंबर 21 मैंने बताया था कौन सा, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार आपको हटाया नहीं जा सकता। अच्छा एक आर्टिकल रह गया आपका इसमें, आर्टिकल नंबर 35, भारत से मैसेज बोला था ना मैंने, तो आर्टिकल नंबर 35 रह गया। एक्चुअली आर्टिकल नंबर 35 आपको पता है कि अभी जो है ये कश्मीर से रिलेटेड था, आर्टिकल नंबर 35 हटा दिया गया है, कश्मीर का तो जब मुद्दा सोल्व हो गया ना, तो ये उसी से रिलेटेड था, वो तो अब हटा दिया गया है, 35 से आपको याद होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सभी फंडामेंटल राइट्स को इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो का जो है अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगर कोई कमी है तो नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूँ, तो उससे रिलेटेड भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।